जर्मनी बहुत बड़ा राज्य है, देखिए यहां भी वही हुआ है। मतलब ये विश्व शक्तियां बदमाशी पर उतर आती है। ये जो पीला वाला भाग है ये जर्मनी का भाग है, दक्षिणी जर्मनी है, और इस पर नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा कर रखा। हम आपको लिखा चुके हैं, नेपोलियन थर्ड ने जर्मनी के लगभग 200 राज्यों को जीत करके 16 राज्यों में परिवर्तित कर दिया था। जब जर्मनी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करा रहे थे तब लिखवाए थे। तो जर्मनी के 200 राज्यों को जीत करके 16 राज्यों में परिवर्तित कर दिया। इधर ये वाला जो हिस्सा है यहां तमाम छोटे छोटे राज्य हैं। ये छोटे छोटे राज्य पहले रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे और अब रोमन एम्पायर खत्म हो चुका है, उसका उत्तराधिकारी बना ऑस्ट्रिया। होल्स्टीन और डेनमार्क अलग है, ये पूर्वी प्रशा और पश्चिमी प्रशा है। यहां भी वही हुआ कि वियना व्यवस्था में पीले वाले भाग पर फ्रांस का अधिकार मान लिया गया, प्रशा को स्वतंत्र कर दिया गया सार्डिनिया पीडमांट की भांति, स्लेस्विग और होल्स्टीन डेनमार्क को दे दिया गया, और ये उत्तरी जर्मनी के छोटे छोटे राज्य थे। कह दिया गया कि आप लोग एक संघ बनाइए और उस संघ का बॉस होगा ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया को दे दिया गया इन पर संरक्षण। ये वियना व्यवस्था के तहत कर दिया गया। कुछ समय बाद 1815 से बीतते बीतते 1848 आ गया। तो यहां के छोटे छोटे राज्य जो थे, उन छोटे छोटे राज्यों में आधुनिकता की हवा चलने लगी। तो यहां की जनता ने कहा कि अब आप एक संघ बन करके हमें एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए। दुनिया कहां एक हो गई, हम कैसे एक नहीं हो रहे हैं। लेकिन तमाम छोटे छोटे राज्य हैं, सबको मिला के एक संघ बनाना है, तो सबके विचार विमर्श के बिना नहीं हो सकता। तो 1848 में ये देखिए, ये है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में उत्तरी इटली के जो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में है, उन सभी राजाओं ने, देशी राजाओं ने बैठ करके विचार विमर्श किया और कहा अब हम प्रशा के नेतृत्व में एक हो जाते हैं और एक उदार संविधान लागू करते हैं। प्रशा का राजा उस समय फ्रेडरिक है। 1848 में फ्रैंकफर्ट सभा ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक से कहा आप हमारा नेतृत्व करिए, हम आपके नेतृत्व में जर्मनी को एक करना चाहते हैं। राजा मूर्ख टाइप का था, कहा नहीं यार हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ताज स्वीकार नहीं किया, अवसर खो दिया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस। अवसर दरवाजा एक बार ही खटखटाता है, अवसर चला गया। अब जब तक फ्रेडरिक है तब तक कुछ नहीं होगा। हालांकि 2 साल बाद फ्रेडरिक कहा अब लाओ हम तुम्हारा ताज पहने। ऑस्ट्रिया ने कहा अच्छा, बड़े दांत निकाले चले आए, भगा दिया। ऑस्ट्रिया ने विरोध कर दिया, नहीं हो पाया। अब जब तक ये राजा मरेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। फ्रेडरिक जब मरा तो विलियम फर्स्ट नाम का एक राजा हुआ, जिसे विलेहम फर्स्ट भी कहते हैं। उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया और कह दिया बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करना है, लेकिन इसके लिए अब होगा युद्ध, तभी कुछ हो सकता है। उसने सदन में प्रस्ताव रखा पैसे के लिए, सदन ने प्रस्ताव नहीं माना, कहा ना हम सेना का आधुनिकीकरण करें कि अपने लोगों को जिलाएं खिलाएं। पैसा नहीं दिया। राजा रो दिया सदन में बैठे बैठे। बिस्मार्क देखा हमारा राजा रो रहा है। बिस्मार्क खड़ा हुआ, कहा राजा साहब इस संसद सदन और आपकी इस लड़ाई में मैं मिट जाऊंगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। चलिए, राजा को ले गया सदन से बाहर। बिस्मार्क जानता था निचले सदन में संख्या ज्यादा होती है, सबको मैनेज करना आसान नहीं है। अपर हाउस में संख्या कम होती है, उनको मैनेज करना आसान है। अपर हाउस को उसने पैसा वैसा दे करके वही टेरर एंड कॉम्प्रोमाइज सब मैनेज किया। उसी सदन में बिल लाया और बिल सदन ने पास किया। कहा पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। कुछ लोगों ने कहा भी नहीं सदन में जाएगा, बट करो, काट दिया एक को। एक आध कटे, दोबारा कोई बोलने वाला नहीं है। पास कर लिया पैसा, सेना का खूब आधुनिकीकरण किया। रूस वगैरह में डिप्लोमेट रह चुका था बिस्मार्क, इसलिए रूस वगैरह का सहयोग भी इसे खूब है। रूस की जारशाही को बचाने में कई बार उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एहसान भी है रूस के शासक पर। बिस्मार्क अब लौह और रक्त की नीति लाया। लौह और रक्त की नीति का मतलब युद्ध की नीति। ऑस्ट्रिया से अब कह रहा ऑस्ट्रिया भाई भाई हाथ मिलाओ,
ये देखो ऊपर ये स्लेस्विग और होल्स्टीन है, चलो जीत लेते हैं मिलके। दोनों मिलके गए, डेनमार्क को पीटा और स्लेस्विग और होल्स्टीन जीत लिया। जानबूझ के स्लेस्विग को ले लिया बिस्मार्क ने, होल्स्टीन को दे दिया ऑस्ट्रिया को। और थोड़े दिनों बाद जर्मनी के लोगों को भड़काना शुरू, देखो होल्स्टीन जर्मनी का भाग है, या ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर रखा है। और ऑस्ट्रिया के खिलाफ खूब भड़काया, सेंटिमेंट डेवलप किया इन पूरे राज्यों में। और फिर जब पूरा सेंटिमेंट एंटी ऑस्ट्रियन हो गया तो एक दिन ऑस्ट्रिया पे हमला करके पीट दिया। और पीटने के बाद ये जो फेडरेशन था ये भंग कर दिया, भंग करके ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया और फिर से अपने नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण कर दिया, यानी उत्तरी जर्मन संघ बन गया आसानी से। अब बचा नेपोलियन। अब नेपोलियन से बिना लड़े कुछ नहीं हो सकता, तो नेपोलियन को उकसा रहा है कि लड़ाई करे, रोज कुछ सीमा पर बवाल किए रहता है। लेकिन नेपोलियन लड़ना नहीं चाह रहा है, तो उसने इसके राजा के पास अपना दूत भेजा। उस दूत का नाम है वेनेडिटी, लिखाऊंगा नहीं, बता देता हूं, वेनेडिटी को भेजा। उस समय राजा विलियम फर्स्ट गया है एम्स में छुट्टियां मनाने। एम्स एक जगह का नाम है यूरोप में जो बड़ा रमणीक है, वहां लोग छुट्टियां मनाने राजा उजा जाते थे, वो भी गया छुट्टी मनाने। वेनेडिटी वहां गया, राजा के साथ समझौता करके आ गया, पीस समझौता। और एम्स का तार आया बिस्मार्क के पास, कहा बिस्मार्क हमने फ्रांस के राजा नेपोलियन से शांति समझौता कर लिया है, कुछ डिस्टर्ब ना करना। बिस्मार्क ने कहा यार सब गुड़ गोबर कर दिया, हम इसको उकसा रहे हैं झगड़े के लिए और ये शांति समझौता कर बैठ रहा है, मूर्ख कहीं का राजा। लेकिन राजा का आदेश से क्या कर सकता है, समझ नहीं पा रहा है। अपने सलाहकारों को बुलाया कि क्या हो सकता है, एम्स से तार आया है शांति का। कहा क्या हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। एक क्लर्क टाइप का छोटा सा आदमी था, कहा साहब बहुत कुछ है अभी। कहा इस तार को इतना छोटा कराइए कि इसमें दो अर्थ आ जाए, कुछ एंटी अर्थ आए और कुछ पीस वाला अर्थ आए। कहा ठीक है करो, तुम ही करो। उसने उस तार को, बड़ा लंबा चौड़ा तार था, तार मतलब चिट्ठी, ये ना सोचे तार कोई तार मतलब चिट्ठी आई, उस जमाने में तार भेजा जाता था, चिट्ठी होती थी, सरकारी तार था तो बड़ा था, उसको छोटा कराया एक पैराग्राफ में। उसमें अर्थ आने लगा कि एम्स में राजा विलियम फर्स्ट ने फ्रांस के राजदूत बेनेडिटी को गिरफ्तार करके कैद करवा लिया है। और फिर मोटे मोटे हेडलाइन में अखबार में छपवाया, क्या विलियम प्रथम ने नेपोलियन के दूत बेनेडिटी को गिरफ्तार कर लिया, क्वेश्चन मार्क। बड़ा बड़ा छपवा के पब्लिश करा दिया। नेपोलियन सुन पाए हमारे दूत को गिरफ्तार कर लिया, हमला कर दिया। यही तो वह चाहता था। 1870 में नेपोलियन ने प्रशा पर हमला कर दिया। बिस्मार्क तो बैठे हैं युद्ध करने के लिए तैयार होकर के, नेपोलियन को ठोका। ठोकने के बाद दक्षिणी जर्मनी से बाहर किया, बाहर करने के बाद उत्तरी जर्मनी को दक्षिणी जर्मनी में फ्यूज कर दिया। इस प्रकार से 1870 में दक्षिणी जर्मनी भी आ गया। 1871 में हॉल ऑफ मिरर्स में सारे देशी राज्यों की बैठक हुई। सारे देशी राज्यों ने एक स्वर से बिस्मार्क के प्रधानमंत्री विलियम फर्स्ट को जर्मनी का ताज पहनाया और बिस्मार्क के प्रयासों से 1871 में जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। देखिए कैसा नेता है बिस्मार्क, दो मुहा सांप, एक मुंह से काटता है दूसरे से पुचकारता है, यानी एक मुंह से सहलाता रहता है दूसरे से काटता रहता है। इसका मतलब यह है बिस्मार्क अगर आपसे कोई समझौता करता था तो किस पॉइंट पर आपसे झगड़ा करेगा वो पॉइंट छोड़े रहता था, यानी परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं है। यही नेताओं की पहचान भी है। क्या शानदार व्यक्ति है। ऐसे ही हमारे सरदार पटेल ने जब भारत का एकीकरण किया तो उन्हें भी भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कहा जाता नहीं, कहा जाता ना, तो आसान है, कठिन नहीं है, लिख डालिए, लिखिए। 1807 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ। 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रशा की विजय हुई, जिसमें प्रशा की विजय हुई। तत्पश्चात 1871 में, तत्पश्चात 1871 में जर्मनी के देशी राज्यों ने, जर्मनी के देशी राज्यों ने प्रशा के राजा विलियम प्रथम को, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को
अपना शासक चुन लिया, अपना शासक चुन लिया। इस प्रकार 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। इस प्रकार 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। पैराचेंज। वियना व्यवस्था के तहत, पैराचेंज, वियना व्यवस्था के तहत जर्मनी भी अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था। वियना व्यवस्था के तहत जर्मनी भी छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया था। प्रशा उनमें से एक था, प्रशा उनमें से एक था जो स्वतंत्र और शक्तिशाली था, जो स्वतंत्र और शक्तिशाली था। पैराचेंज। दक्षिणी जर्मनी को, दक्षिणी जर्मनी को नेपोलियन तृतीय को सौंप दिया गया था, नेपोलियन तृतीय को सौंप दिया गया था। पृष्ठा। उत्तरी जर्मनी, उत्तरी जर्मनी के राज्यों को, उत्तरी जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में, ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में एक संघ में व्यवस्थित कर दिया गया था, एक संघ में व्यवस्थित कर दिया गया था, एक संघ में व्यवस्थित कर दिया गया था, जिसे उत्तर जर्मन संघ कहा गया, जिसे उत्तर जर्मन संघ कहा गया। पैराचेंज। धीरे धीरे उत्तरी जर्मनी के देशी राज्यों में, धीरे धीरे उत्तरी जर्मनी के देशी राज्यों में सुधार आंदोलन शुरू होने लगे, सुधार आंदोलन शुरू होने लगे। फलतः लोगों ने, लोगों ने देशी राज्यों से, देशी राज्यों से उदार संविधान अपनाने, उदार संविधान अपनाने के लिए दबाव डाला, के लिए दबाव डाला। फलतः 1848 में, फलतः 1848 में फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट में देशी राज्यों की बैठक हुई, देशी राज्यों की बैठक हुई। फ्रैंकफर्ट सभा ने, फ्रैंकफर्ट सभा ने प्रशा के नेतृत्व में, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण का प्रस्ताव पारित किया, का प्रस्ताव पारित किया। लेकिन, लेकिन प्रशा के राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, प्रशा के राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पैराचेंज। विलियम फर्स्ट बिकेम न्यू किंग। इंग्लिश हो गया पूरा? नहीं, रुक गया। अच्छा, पहले हिंदी लिख लेते हैं। विलियम प्रथम, पैराचेंज करके हिंदी में लिखिए, अब इंग्लिश में बोलते हैं। विलियम प्रथम
प्रशा का नया राजा बना, प्रशा का नया राजा बना। उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पैरा चेंज करिए, इंग्लिश में लिखिए। विलियम फर्स्ट became new ruler of Prussia, became new ruler of Prussia, who appointed Bismarck the prime minister of Prussia in 1861. In 1861 यह नियुक्ति 1861 में हुई थी। फुल स्टॉप। Bismarck described his policy of unification. Bismarck described his policy of unification as blood and sword policy. Blood and sword policy. बिस्मार्क ने एकीकरण की अपनी नीति को, बिस्मार्क ने एकीकरण की अपनी नीति को लौह और रक्त की नीति कहा। लौह और रक्त की नीति कहा। द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड मींट पॉलिसी ऑफ वार। लौह और रक्त की नीति का अर्थ था युद्ध की नीति। लौह और रक्त की नीति का अर्थ था युद्ध की नीति। पैरा चेंज करिए, अब यहां से लिखिए। सबसे पहले बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की मदद से डेनमार्क को हराया। ऑस्ट्रिया की मदद से डेनमार्क को हराया और स्लेस्विग और होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। स्लेस्विग लिख पाएंगे ऐसे, अरे फिर यहीं लिख देते हैं, स्लेस्विग आ गया। स्लेस्विग और होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। उसने होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। उसने होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। पैरा फिर चेंज करिए। बाद में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन के मुद्दे पर पराजित किया। होल्स्टीन के मुद्दे पर पराजित किया और उत्तर जर्मन संघ को भंग करके ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया। ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया। फुल स्टॉप। बिस्मार्क ने 1866 में उत्तरी जर्मन राज्यों के साथ एक नया संघ बनाया। उत्तरी जर्मन राज्यों के साथ एक नया संघ बनाया। नया संघ बनाया। हो गया। पैरा चेंज करिए। बाद में बिस्मार्क ने 1870 में फ्रांस पर हमला कर दिया। नहीं, बाद में बिस्मार्क ने 1870 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और नेपोलियन तृतीय को पराजित करके उसे दक्षिणी जर्मनी से बाहर कर दिया। दक्षिणी जर्मनी से बाहर कर दिया। इस प्रकार 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया।
जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। ये हो गया आपका जर्मनी का एकीकरण। अब एक क्वेश्चन लिखिए और 4 निकालिए। क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए और 4 निकालिए। इसका आंसर फोटो खींच लीजिए, घर से लिखिएगा, थोड़ी चीजें इसमें और ऐड किया है। इसका आंसर सब लोग निकालिए फोन, क्वेश्चन के आंसर में निकाल लिया। ये क्वेश्चन खींच लीजिए, खींच लिया सबने। फिर आंसर पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9। ये है, थोड़ा इसमें हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो आप एक बार इसे पढ़ करके बिस्मार्क वाला तैयार कर लीजिएगा। कल बिस्मार्क का टेस्ट लेंगे और एक हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, फासिज्म इन इटली। अब फांसीवाद नाजीवाद भी यहीं कर लेंगे।